हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए डीएससी 4 का आपका सब्जेक्ट 14th टू 17th सेंचुरी ऑफ पोएट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम यूनिट 1 जो कि आपके सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। यूनिट 1 का आपका नाम है जोफरी चौसर्स जनरल प्रोलॉग एंड पार्डोनर्स टेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। तो आई होप कि आपको कैंटरबरी टेल्स के बारे में आपने नाम सुना होगा। इस वीडियो में हम बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप कैंटरबरी टेल्स का बैकग्राउंड और अच्छे से डीप नॉलेज लेकर आए और अच्छे से समझें। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपको पहले से बैकग्राउंड की नॉलेज होगी तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके एसओएल, एनसीवेब, डीयू, रेगुलर या अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिनके पास 14 टू 17 सेंचुरी पोएट्री सब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ठीक है, और अगर हम इस सब्जेक्ट के कंटेंट की बात करें तो देयर आर 3 यूनिट्स। ठीक है, और यूनिट 1 में है हमारा लेसन 1 जोफरी चौसर जनरल प्रोलॉग एंड पार्डनर्स टेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, यूनिट सेकंड में हमारे पास 3 लेसन है। सेकंड जो हमारा लेसन है उसमें है फिलिप सिडनी का सोनेट 1 को हमें डिस्कस करना है। और यूनिट थर्ड लेसन थर्ड में हमसे पूछा गया है वेल्टर रेली द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ लेसन होगा उसमें जॉन डन द्वारा सने राइजिंग के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट जो थर्ड है हमारा उसमें हमें फिफ्थ लेसन पढ़ना है जॉन मिल्टन द्वारा बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट का बुक वन का सेक्शन 1 और 2 को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कवर करेंगे, जितने भी इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस वीडियोस में हम जितने भी आंसर्स को डिस्कस करेंगे वो ऐसे आंसर हैं जिनको आप अच्छे से समझ लें तो आप किसी भी क्वेश्चन में उसको फिट कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये पोएट्री का सब्जेक्ट है तो आपको जो है कोई भी जो आपके पूरे पोएट्री में से कहीं से भी आपको पोयम की थोड़ी सी लाइनें दी जा सकती हैं और उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस लाइन को पैराफ्रेज कीजिए या फिर उसको एनालाइज करिए क्रिटिकली। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस पोयम के जितने भी आप कर सकते हैं उन लाइनों को अच्छे से पढ़ के समझ ले, उसको पैराफ्रेज करने की, उसको क्रिटिकली एनालाइज करने का ट्राई करें। और आपको एसओएल की बुक में जो है इजीली मिल भी जाएगा, अवेलेबल हो जाएंगे सारी चीजें। एक एक लाइन को जो है वहां पे पैराफ्रेज और क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली इस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें है कि अ गुड वाइफ वॉज देयर ऑफ बिसाइड बातें। तो यहाँ पे ना आप वर्डिंग की मिस्टेक है ऐसा मत समझिएगा, इस पोएम की लाइन्स ही ऐसे लिखे गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम की लाइन है, बेसिकली आप उसको स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसको पैराफ्रेज करना है और क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो देखिए देखते हैं हम। जब हम पैराफ्रेज करेंगे तो पैराफ्रेज आप समझ लीजिए एज अ समरी, जो हम किसी चीज के बारे में और थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, तो जब हम पैराफ्रेज करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि देयर वॉज अ गुड वाइफ ऑफ बाथ। यहाँ पे वाइफ ऑफ बाथ का मतलब है कि ये जो वाइफ है ये जिस जगह से थी ना उस जगह का नाम बाथ था, इसीलिए इसको वाइफ ऑफ बाथ कहा जाता है। ओके, so tell the narrator about it was a pity that she was a little deaf। ये थोड़ी सी दुख की बात है, नरेटर ने बोला है कि ये जो वाइफ ऑफ बात है वो थोड़ा सा कम सुनती है। इसी के साथ साथ सी वॉज हाउएवर स्किल्ड इन क्लोथ मेकिंग। तो वो डीफ तो थी बट उसी के साथ साथ उसके पास क्लोथ बनाने के, क्लोथ सिलने की जो स्किल था उसके पास बहुत अच्छा खासा। ठीक है, इन विच शी सरप्रेस्ड एवरीवन फ्रॉम ईयर्स टू जेंट, जिसके थ्रू वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती थी। ठीक है, in the entire parish, there was no wife who could go to the offering before her, and if anyone did the certainly, the wife would be so angry that she forget all about being charitable। तो क्योंकि वो थोड़ी सी चैरिटेबल किस्म की भी है, पर अगर कोई उसके अलावा किसी और को पेरिस, देयर वाज नो वाइफ हु कुड गो थ्रू द ऑफरिंग, और उसके अलावा कोई और उसको ऑफर, किसी और को कोई ऑफर कर देता है वाइफ ऑफ बात के अलावा, तो वो जो है ना वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और ये भी भूल जाती है कि वो एक थोड़ी सी चैरिटेबल वुमेन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हर कैसे भी दैट शी वॉर अपॉन हर हेड वेयर वर वेरी फाइन इन
texture, and I dare swear observed the narrator that they weighted 10 pounds. जो उसका जो अपने हेड सॉरी अपने सर पर जो पहनती है वो जो आपका जो उसका कर्शिप है वो ना 10 पाउंड्स का है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एकदम टेक्सचर में भी बहुत वेरी फाइन टेक्सचर का है वो, और बहुत अच्छा है, ठीक है। हर स्टॉकिंग्स, यहाँ पे ई आएगा, हर स्टॉकिंग्स वर ऑफ फाइन स्कारलेट रेड, तो उसकी जो स्टॉकिंग्स थी वो रेड कलर की थी। हर फेस वॉज बोल्ड एंड फेयर एंड रेड इन ह्यू, तो उसका जो चेहरा था वो भी बोल्ड था एकदम और एकदम गोरा था, ठीक है। ऑल हर लाइफ शी हैड बीन अवेयर द वर्दी वुमेन एंड हैड बीन मैरिड 5 टाइम्स, तो वो वुमेन थी ना, वो हमेशा एक वर्दी वुमेन रही है और उसने 5 टाइम्स मैरिजेस किए हैं, ठीक है, और दिस इज और वो 6th मैरिज के लिए तलाश में है, ठीक है। दिस इज नॉट काउंटिंग द अदर कंपनी दैट शी हैड केप्ट इन हर यूथ, इसी के साथ साथ बट देयर इज नो नीड टू स्पीक ऑफ दैट नाउ, सेज द नरेटर, शी न्यू अबाउट द रेमेडीज ऑफ लव एज इट हैपेंड, फॉर शी न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो क्योंकि उसको पता है कि लव कैसे काम करता है, ठीक है, उसको ट्रिक्स पता है कि इसको एक व्यापार की तरह कैसे बनाया जा सकता है, उसकी ट्रिक जो है उसको पता है, ठीक है। तो जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, पोएम की लाइन पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आप इस पोएम की इस लाइन को जो है कुछ इस प्रकार से पैराफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको कहूंगी इस लाइन को आप 2 बार पढ़िए वीडियो को पॉज करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने खुद के वर्डिंग में इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं, इस पे क्रिटिकली कमेंट करते हैं। तो देखिए, जब चौसर जो है इंट्रोड्यूस द वाइफ ऑफ बाथ, जब वो वाइफ ऑफ बाथ को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमसे, तो वो बताते हैं एज अ वाइफ ऑफ रेदर देन अ एज अ प्रोफेशनल क्लोथ मेकर, वो उसको एक प्रोफेशनल क्लोथ मेकर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं हमारे सामने, वो एज अ वाइफ उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। For all other pilgrims, Chaucer's begin their portraits by first mentioning their profession. So we have a knight, there was a nunne, a prioress, and so on. So देखिए, और भी जो चौसर है, जब वो पिलग्रिम के, आपको पता होगा कि इसमें जो चौसर है वो एक स्टोरी है जिसमें कई सारे पिलग्रिम्स जो है वो 29, कहीं 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 पर आपको 31 भी मिलेगा, जिसमें 2 अलग लोगों को इंक्लूड किया गया है, चौसर और गुरकों को, ठीक है। वैसे हम मेनली 29 पिलग्रिम्स को गिनते हैं, ठीक है। पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जब चौसर इंट्रोड्यूस कराते हैं पिलग्रिम्स को, जैसे कि हो गया अप्रायरेस जो थी, है ना, और एक न्यूने था, उनके बारे में ना वो सबसे पहले उनके प्रोफेशन के बारे में बताते थे। बट जो जब वो वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बताते हैं, तो उसके प्रोफेशन से पहले वो उसको एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वाइफ सॉरी विथ द वाइफ ऑफ बाथ, हाउ एवर ही चूजेस टू प्लेस एंड एम्फेसिस ऑन हर स्टेटस एज अ वाइफ, तो वो उसके प्रोफेशन को ना इंट्रोड्यूस करा के उसका स्टेटस दिखाते हैं एज अ वाइफ। ही चूजेस टू मेक हर स्टेटस एज अ क्लोथ मेकर सेकेंडरी टू हर मैरिटल स्टेटस, तो उसको एज अ जो जॉफरी चौसर हैं, उसको यहाँ पे आप क्रिटिकली ये बता सकते हैं कि कैसे जो जॉफरी चौसर्स है और दूसरे पिलग्रिम्स के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफरेंटली डिफरेंशिएट करते हैं वाइफ ऑफ बाथ को, बिकॉज वो वाइफ ऑफ बाथ का जो मैरिटल स्टेटस है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और सेकंड प्रेफरेंस पे वो उसको एज अ प्रोफेशनल क्लोथ मेकर इंट्रोड्यूस कराते हैं, राइट। Of course, she is a much married woman. We are told already, married 5 times, and now she is on the lookout for the 6th husband. तो क्योंकि आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि उसने 5 टाइम मैरिज किया है, शादी करी है, और वो अब 6th हस्बैंड को ढूंढने की तलाश कर रही है, और इसके बारे में ऐसा चौसर जो है वो बताते हैं, ठीक है। फिर आगे चौसर बताते हैं, then trying to say that marriage and not cloth making is the profession of this loud woman. So वो बताते हैं कि कैसे वो जो वुमेन है वाइफ ऑफ बाथ है, उसका जो मैरिज है और जो उसका क्लोथ मेकिंग है वो उसका प्रोफेशन कैसे हो सकता है, ऑफ दिस लाउड वुमन, जो इतनी लाउड वुमेन है जो 6 शादियां कर सकती है, उसका प्रोफेशन क्लोथ मेकिंग का क्यों वो सेकंड पार्ट पे रखते हैं, फर्स्ट पार्ट पे वो एज अ वाइफ उसको क्यों बताते हैं, ठीक है। मे बी सो बट देयर कुड बी अनदर रीजन फॉर दिस टू, इस चीज के लिए दूसरा रीजन भी हो सकता है। द थीम ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एज वेल एज हर टेल इज ऑल्सो मैरिज, एंड सो द एम्फेसिस इज वी find in the portraits is carried over into the tale, and those the tale and the teller are linked. So यहाँ पे जो टेल बता रहा है और जो टेलर है
टेल है और जो टेलर है वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और उसके बारे में बताते हैं कि कैसे वो 5 मैन से शादी करती है और 6 के लिए वो को ढूंढ रही है। उसका प्रोफेशन जो है क्लॉथ मेकिंग का है, बस वो थोड़ा सा कम भी सुनती है ना, पर इसके बावजूद उसके पास एक अच्छा खासा स्किल है। ऐसे ऐसे बताते हैं चौकरी चौसर चौसर फिर वो बताते हैं इन अ कंपनी ऑफ 30 पिलग्रिम्स देयर आर जस्ट 2 मोर वुमेन बिसाइड द वाइफ ऑफ बाथ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 31 जो टोटल पिलग्रिम्स है उसमें केवल 3 जो है वो लेडी है, 3 वुमेन है, ठीक है, और उसमें से एक है हमारी द वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है। बोथ दीज वुमेन्स आर फ्रॉम द चर्च द कन्वेंट टू बी मोर प्राइसेस। तो जो वाइफ ऑफ बाथ है उसको छोड़कर जो और दो दो वुमेन्स हैं इस पिलग्रिम्स वाली उस पूरे पिलग्रिम्स में, उसमें जो 2 वुमेन है एक्स्ट्रा वो चर्च से रिलेट करती हैं, ठीक है, और वो मोर प्राइसेस है, वो और ज्यादा कीमती है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बिफिल दैट सीजन एंड डे। तो इस बार ये भी एक आपकी पोएम की लाइन है, ठीक है। इस पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है, ठीक है, जो भी अबव लाइन है उस पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है। तो आप ऐसे बता सकते हैं दैट इन दीज लाइन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द नैरेटर, वी नो नाउ दैट वी आर गोइंग टू सी द इवेंट्स फ्रॉम द आई ऑफ अ फर्स्ट पर्सन स्पीकर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है इस लाइन में कि कैसे जो फर्स्ट पर्सन है जिसने देखा है उसके आईज के थ्रू हम फर्स्ट पर्सन जिस बोल रहा है उसके थ्रू हम इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हो रहा है, ठीक है। एट दिस स्टेज वी कैन अज्यूम दैट इट इज द पोएट चौसर हु ज्वाइंस द ग्रुप ऑफ अ पिलग्रिम हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो पोएट है चौसर वो भी एज अ पिलग्रिम्स को ज्वाइन करते हैं, तीर्थयात्रियों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। As the narrative progress, however, we realize that it is a person that the poet has created for himself. तो एक पर्सन है जिसको नरेटर ने खुद ही क्रिएट किया है। The person is that of naive and gullible observes diametrically opposite to the discerning and skillful poet who has created him। जिसने उसको बनाया है वो कितना स्किलफुल है उसके ऑपोजिट ही है ये दोनों जो कैरेक्टर है, ठीक है। और इस लाइन में ये भी बताया जा रहा है कि कैसे द नरेटर इज सोशिएबल पर्सन बिकॉज इन द स्पैन ऑफ वन सिंगल नाइट ही इज एबल टू मिंगल वेल विद द ग्रुप ऑफ एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो नरेटर है वो कैसे एक अच्छा पर्सन है जिसके थ्रू क्या करता है वो एक ही नाइट में लोगों के साथ मिंगल करता है और उसके ग्रुप के पार्ट बन जाता है। एक बातचीत करने में वो अच्छा होता है और एक ही नाइट में वो जो है उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ही मेक्स इट एम्प्लाई clear to us that from now on he is going to narrate the events as they take place। ठीक है, तो पता चलता है कि कैसे आपके जब वो ग्रुप में शामिल हो जाता है तो उसके बाद वो सारी चीजों को नरेट करेगा जैसे जैसे चीजें होंगी उसको, ठीक है। इन द अबव लाइन्स वी आर गिवन द एग्जैक्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर द पिलग्रिम्स वर स्टार्ट। तो जब आप इसको पढ़ेंगे इस वाली लाइन को तो आपको ना इस वाली लाइन को पढ़कर पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आपको एक एग्जैक्ट लाइन सॉरी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलेगा जहां से जो पिलग्रिम्स ने अपना स्टार्ट किया था। साउथ वर्क ये लाइन ये जगह ये मेन लोकेशन था जो कि कैंटरबरी में है ऑफ कोर्स। सो ये प्लेस था साउथ वर्क विच वॉज अ पॉपुलर मीटिंग प्लेस फॉर द पिलग्रिम्स। जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं उनका मीटअप प्लेस जो कहें हम जो कि पॉपुलर हो तो वो साउथ वर्क ही था, ठीक है। चौसर्स के टाइम पे वी आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन टू विच दे ऑल आर हेडेड नेमली कैंटरबरी। तो साउथ वर्क में ये जो लोकेशन है ये जो पिलग्रिम है वो स्टार्ट होता है जो कि पिलग्रिम्स का बहुत अच्छा मीटिंग पॉपुलर प्लेस है मीटिंग का, और कहां पर वो खत्म होगा कैंटरबरी में ऑफ कोर्स, ठीक है। Such vivid and concrete details are part of Chaucer's style. For contemporary listeners, reader, it may for authenticity and makes it easier for us today imagine the geographical content। तो इसके थ्रू क्या होता है जो भी जोग्राफिकल कंटेंट होगा उसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं एज अ रीडर आज के टाइम पे भी। तो ये वाली लाइन जो है अगर आपके पास ये वाला पैराग्राफ आता है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये लाइन आती है अगर तो आप उसमें ये वाला लाइन जो है साउथ वर्क वाला इसको आप जरूर जरूर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द पार्डनर्स टेल अबाउट एंड व्हाट डज ही प्रीच अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो आपको पता है यहाँ पे हमने दो देखा है, जनरल प्रोलॉग फर्स्ट वाला, ठीक है, और दूसरा हमारा पार्डनर्स टेल है, ठीक है। इसके बारे में बताना हमें ये कौन है और
मतलब इसमें मतलब क्या है और ये किसके अगेंस्ट प्रीच करता है, ठीक है। तो जो द पार्टनर्स बिगेन्स हिज टेल बाय टेलिंग ऑफ सम पीपल इन फ्लैंडर्स हु वर गिवन टू अ रायटस लिविंग। तो जो पार्टनर्स है वो स्टार्ट करता है टेल की कुछ भी लोगों के बारे में बताते हुए, ठीक है, जो कि उनको राइटर्स लिविंग मिला है, ठीक है। दे इन दे इंडल्ज सॉरी दे इंडल्ज्ड in the various sense of drinking, gambling and blaspheming in the taverns। तो वो कैसे जो पार्टनर्स टेल है वो उसमें बताता है कि कैसे वो जो लोगों को इंट्रोड्यूस करता है वो सारे कहाँ है, वो गलत कामों में इंट्रोड्यूस है, इंक्लूडेड है, जैसे कि हो गया ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, लोगों की बुराइयां करना, लोगों के बारे में बुरा करना, ड्रिंकिंग करना, इन सब में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। ही स्टॉप्स एट दिस पॉइंट टू प्रीच अगेंस्ट ईच ऑफ दिस सिंस ही हैज मेंशन्ड। तो वो इन सभी सिंस के बारे में, सिंस का मतलब होता है, ठीक है, पाप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिंस के बारे में बताता है कि कैसे ये सारे जो मेंबर्स हैं, जो कैरेक्टर्स है जो उसके पोएम्स में, वो उसके टेल में, वो सारे इस तरीके की सिंस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जिसको उसने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक। ड्राइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। तो एंशियंट टाइम का वो इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो एंशियंट टाइम का एग्जाम्पल लेता है, ठीक है। दोज व्हेन he preaches against the evil of drunkenness, he uses the example of Eloi, Hadad and Attila। तो वो इनके एग्जाम्पल लेकर इनके सिंस को मेंशन करता है, बताता है कि ये उनकी सिंस है, ठीक है। एंड लेटर ऑल्सो ल्यूमल, उसके बाद वो ल्यूमल का भी एग्जाम्पल लेता है। इट वॉज ग्लटनी ही सेज दैट ड्रोव अडाम फ्रॉम पैराडाइज, ठीक है। तो ये मतलब पैराडाइज को थोड़ा सा ग्लटनी करने वाली चीज है, ठीक है, जिसको वो अपने पार्टनर जो है, पार्टनर्स अपनी टेल में इंट्रोड्यूस करता है, मेंशन करता है, ठीक है। Then he preaches against gambling related, the experience is of stillborn and डिमेटियर्स। तो इसमें क्या होता है कि कैसे वो मेंशन करता है, फिर उसके बाद ना वो इसके अगेंस्ट ही प्रीच करने लगता है, बुरा बुरा बोलने लगता है, उसके बारे में मेंशन करने लगता है, बेसिकली उसके बारे में प्रीच करने लगता है, ठीक है। फाइनली ही ब्रिजेस अगेंस्ट द सेंस ऑफ ब्लास्फेमी। तो जो ब्लास्फेमी की जितनी भी सिंस है उसके अगेंस्ट जाकर ये बोलता है, ठीक है। द इंटरप्रेडेंट सॉरी द interdependence of all these things and their relevance to the tale is exhibited in the way they are carried over in the three writers who are embodiment of all of them। तो कैसे जो थ्री राइटर्स हैं उसके बारे में वो बताता है कि कैसे वो इन सारी चीजों में, इन सारे सेंस में इन्वॉल्व है, और उनके राइटर्स के बारे में बताता है। द मोरल पर्सपेक्टिव फॉर द टेल इज दस सेट। तो इसी से जो है इसका जो मोरल पर्सपेक्टिव है वो इसी से सेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली खासकर पार्टनर्स टेल जो था वो ये था, और इसके बारे में बताया गया है इसमें कि कैसे जो पीपल है जो कि फ्लैंडर्स में रहते हैं वो कैसे इस गैम्बलिंग और ब्लेस्फेमिंग जैसी सिंस में इन्वॉल्व है, और वो उसी के अगेंस्ट जो है पार्टनर जो है वो प्रीच करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओपनिंग ऑफ द जनरल प्रोलॉग। तो जनरल प्रोलॉग के जो ओपनिंग है उसके बारे में आपको छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द जनरल प्रोलॉग सेलिब्रेटेड द coming of spring, do we may feel that this beautiful picture of the April। तो ये जो आपका जनरल प्रोलॉग का जो पहली लाइनें हैं कुछ, उसमें ना अप्रैल के बारे में बताया गया है, जो ब्यूटीफुल सीजन है स्प्रिंग का उसके बारे में बताया कि कैसे जो फूल्स हैं वो खिलते हैं, बर्ड्स जो हैं वो चहचहाने लगते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं, स्प्रिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है। इन ओपनिंग लाइन में जो जनरल प्रोलॉग है उसका, ठीक है, वो बेसिकली अप्रैल मंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शावर्स एंड न्यू लाइफ all around has been described. So for the first time, Chaucer is in fact following a convention. The very phrases and images used here show a stinking parallel to a passage from Guido delle Colonnes Historia Destructions Triers। तो इसमें बेसिकली आप बता सकते हैं कि कैसे इस जनरल प्रोलॉग में फर्स्ट लाइन में अप्रैल के बारे में डिस्कस किया गया है, और बताया गया कि कैसे फर्स्ट टाइम पे जो चौचर्स हैं वो कन्वेंशन हो जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अ ट्रांसलेशन ऑफ द सेम पैसेज फर्दर इन्फॉर्म्स द पॉइंट्स। अगर हम इस पैसेज का ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, दैट इट वाज द सीजन व्हेन द सन हास्टिंग अंडर द टर्निंग सर्कल ऑफ द जोडियाक।
तो जोडियाक के टर्निंग जो सर्कल होता है उसमें कैसे जो सन है वो है हेस्टिंग करता है, हैड नाउ एंटर इट्स कोर्स अंडर द साइन ऑफ द राम। तो वो कैसे अंडर द कोर्स ऑफ साइन ऑफ द राम में एंटर करता है सन, ठीक है, इन विच द इक्विनिक्स इज सेलिब्रेटेड व्हेन द डेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड इक्वल इन द लेंथ टू द नाइट्स, देन व्हेन द सीजन begins to soothe eager more mortal in its clear air। तो कैसे जब अप्रैल का मंथ आता है तो फ्लावर्स खिलते हैं, बर्ड्स चहचहाने लगते हैं, उसी के साथ साथ जो एयर होता है वो क्लियर होता है, एकदम क्लीन होता है, ठीक है, और एकदम सूदर होता है, उसमें फीलिंग ही आपको अलग आती है, राइट। द सिमिलैरिटी बिटवीन द पैसेज कोटेड अबव एंड द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द जनरल प्रोलॉग इज अमेजिंग। जो भी जनरल प्रोलॉग है और पैसेज के जो लाइनें हैं, स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन, उसकी अगर जब हम बात करें तो वो बहुत ही अमेजिंग है, एकदम ब्यूटीफुल चीजों के बारे में डिस्कस करता है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इसके जनरल प्रोलॉग के फर्स्ट लाइन को आप जाकर पढ़ सकते हैं और उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको इस सब्जेक्ट की और अच्छे से डीप नॉलेज हो, ताकि आप इसमें और अपने तरफ से चीजों को एड ऑन कर सकें। The new sap or the moisture rises in the trees, leaves, infusing them with न्यू वॉमिट एंड लाइफ। तो कैसे जो ट्रीज होती हैं, लीव्स जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, उनमें नए जान आता है, उनका उनका नया मॉइस्चर बनता है, ठीक है। इवन द बर्ड्स हु सिंग इन स्वीट हार्मनी एंड आर मेंशन। तो कैसे इस चीजों में, इस वाली लाइन में, जनरल प्रोलॉग की स्टार्टिंग लाइन में मेंशन किया गया है कि जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ब्यूटीफुल और मधुर सुर में गाती हैं, ठीक है। और जो ट्रीज है और जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनमें नया नया मॉइस्चर आता है, फ्लावर्स खिलते हैं। इन सारी चीजों का जनरल प्रोलॉग के स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड व्हेन आल्सो सीम्स टू बी सिमिलर इन बोथ पैसेजेस। जो दोनों पैसेजेस हैं उसमें सिमिलर मतलब निकलता है, ठीक है। इट इज अमेजिंग टू नो दैट द फर्स्ट 18 लाइन्स ऑफ द जनरल प्रोलॉग फ्रॉम अ सिंगल लॉन्ग सेंटेंस barely making any conscious to syntactically इन्वेंशन और अदर सच पोइटिकल लाइसेंस। तो यहाँ की जो जनरल प्रोलॉग के जो फर्स्ट 18 लाइंस हैं उसमें कैसे जनरल प्रोलॉग में बताया गया है अप्रैल मंथ के कमिंग के बारे में, ठीक है। और साथ साथ जो जो ओपनिंग लाइन है उसमें सेंटेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज ऑफन बीन कंपेयर्ड टू द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द जनरल प्रोलॉग। पैराडाइज लॉस्ट की जितनी भी चीजें हैं, सेंटेंस जो है, उसको जनरल प्रोलॉग के उसमें कंपेयर किया गया है, ठीक है। इन दीज 18 लाइन चॉसर brings us a long way from a convention description of a springtime renewal। तो कैसे स्प्रिंग टाइम में रिन्यूअल होता है सारी चीजों का, ठीक है। और चौसर जो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग की जनरल प्रोलॉग की 18 लाइन्स है उसमें हमें स्प्रिंग के बारे में बताते हैं, अप्रैल मंथ के बारे में बताते हैं, कैसे हर चीज जो है रिन्यू होने लगती है, ठीक है। ऑफ नेचर टू स्पिरिचुअल रिन्यूअल इन मैन। नेचर के साथ साथ जो मैन होता है वो भी रिन्यू हो जाता है, उसके अंदर जो खासकर उसकी जो आत्मा होती है वो भी रिन्यू हो जाती है अप्रैल मंथ के साथ साथ, ठीक है। बिकॉज इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें आपके सराउंडिंग में हो रही होती हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पैसेज नेचर एंड सुपर नेचर एग्जिस्ट इन हार्मनी। तो एट द एंड पैसेज में क्या बताते हैं, जो नेचर है और जो सुपर नेचर है वो एग्जिस्ट करते हैं हार्मनी में, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पर ये ऐसे क्वेश्चन थे जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट है आपके पूरे इस लेसन में, ठीक है। तो आई विल से यू दैट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कांग्रेट्स। अगर आप किसी और को ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं तो आप शेयर करिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।